अब तक इंडिया में इससे बड़ा स्कैम नहीं हुआ, जो कि था हर्षद मेहता स्कैम इन 1992। ये स्कैम इतना बड़ा था कि पूरा स्टॉक मार्केट ही हिल गया था। ये झटका इतना बड़ा था कि स्टॉक मार्केट को फिर से रेगुलेट करने के लिए सेबी नामक एक संस्था बनाई गई थी। हर्षद मेहता कौन थे, ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 29 जुलाई 1954 का, जब हर्षद का जन्म हुआ था। उनके पिता एक ठीक ठाक बिजनेसमैन थे। जब हर्षद अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, इसी दौरान हर्षद कुछ काम भी कर लेते थे, छोटा मोटा, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ग्रेजुएशन के बाद वो एक जगह अच्छी नौकरी पर भी लग जाते हैं, लेकिन उनको वो काम पसंद नहीं आता है। इसके चलते वो काम वो छोड़ देते हैं। लेकिन इसी दरमियान उन्हें स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी होने लगती थी। धीरे धीरे वो इसको सीखना शुरू करते हैं। फिर वो इसमें काम भी करना शुरू करते हैं एज अ जॉबर। कुछ दिन तो ये काम करते हैं, लेकिन उन्हें इस काम का ज़्यादा पगार नहीं मिलता था। फिर उन्हें पता चला कि जॉबर से ज़्यादा पैसा तो ब्रोकर कमाता है और हमारे हाथ में कुछ चंद पैसे थमा देता है। फिर क्या, हर्षद जॉबर की नौकरी छोड़कर ब्रोकर बनने की सोचते हैं। मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, क्या उतार चढ़ाव होते हैं, ये सब तो हर्षद ने समझ ही लिया था। हर्षद मेहता बीएससी से लाइसेंस लेके खुद का ब्रोकरेज चालू करते हैं। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से इस स्कीम की शुरुआत होती है। शुरुआत में तो हर्षद ने उन शेयरों को हाथ लगाया जो कि बहुत रिस्की थे, पेनी स्टॉक थे, लेकिन हर्षद उनमें से भी अपना प्रॉफिट निकाल लेते थे। हर्षद जिस भी शेयर में अपना पैसा लगाते थे, अब तो उनका खुद का ब्रोकरेज था, तो अपने क्लाइंट को भी बोलते थे कि तुम भी इसी शेयर में इन्वेस्ट करो ताकि इसका भाव बढ़ सके। इसके पीछे भी एक हर्षद मेहता का गेम था। जैसे ही उस शेयर का प्राइस बढ़ता था तो हर्षद मेहता तुरंत अपना प्रॉफिट निकाल के एग्जिट ले लिया करते थे। ऐसा कर करके उन्होंने बहुत से प्रॉफिट निकाले, लेकिन उनको ये छोटी छोटी प्रॉफिट ज़्यादा खुशी नहीं देती थी। हमारा भारत उस समय बदलाव की तरफ बढ़ रहा था। उस समय की सरकार ने नए नए रूल्स रेगुलेशन लाना शुरू किए थे। इसी दरमियान आरबीआई के भी दो ऐसे रेगुलेशन आई जो सभी बैंक को फॉलो करनी पड़ती थी। पहला रेगुलेशन था CRR, कैश रिजर्व रेशो। इसमें क्या होता था कि किसी भी बैंक को अपना टोटल अमाउंट का कुछ हिस्सा आरबीआई को देना होता था, वो भी 0 इंटरेस्ट पे। इसके चलते बैंकों में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती थी, कैश कम होते थे। और सेकंड रेगुलेशन था SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसके अकॉर्डिंग एक बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है, उनमें से कुछ सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना पड़ता था। इसके चलते ये होता था कि कुछ बैंकों के पास ज़्यादा कैश होते थे लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटीज़ नहीं होती थी, और कुछ बैंकों के पास ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होती थी पर ज़्यादा कैश नहीं होते थे। इस प्रॉब्लम के चलते एक नया मार्केट क्रिएट हुआ, जो कि था बायर और सेलर इन बैंकों के बीच में। CR के चलते बैंक में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे कि किसी दूसरे बैंक से उधार लेते थे शॉर्ट टर्म के लिए। एक्चुअली ये बैंक रेडी फॉरवर्ड डील्स का इस्तेमाल करते थे लेंडिंग और बोरोइंग में। बेसिकली इसमें होता ये है कि अगर बैंक बी के पास पैसे नहीं है तो बैंक ए के पास जाके वो पैसे ले सकता है, बदले में उसे अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ देनी होगी। और जब बैंक बी बैंक ए का पैसा वापस कर देगी विथ इंटरेस्ट के साथ, तो बैंक ए उसको अपना सिक्योरिटीज़ वापस कर देगा। ये सिस्टम काफ़ी ठीक चल रहा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती थी कि इन सिक्योरिटीज़ को वहाँ से यहाँ ले जाने में। वैसे भी ये काफ़ी शॉर्ट टर्म की डील होती थी। उस समय तो ये पेपर फॉर्म में हुआ करता था, लेकिन अब तो ये डिजिटल भी पॉसिबल है। इन सभी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बैंक रिसिप्ट BR का इस्तेमाल करना शुरू हुआ इन बैंकों के बीच में। इसमें फिजिकली सिक्योरिटीज़ की जगह आप BR दे के भी लेंडिंग बैंक से कैश ले सकते थे। तो हर्षद मेहता ने कैसे इतने बड़े स्कीम को अंजाम दिया, कैसे इनकी एंट्री यहाँ होती है। दरअसल जब बोरोइंग बैंक को लेंडिंग बैंक से मिलाना होता था तो ये काम अधिकतर ब्रोकर ही करते थे। उनमें से एक नाम था हर्षद मेहता का भी। लेकिन उस समय आरबीआई का एक इम्पोर्टेंट रूल ये भी था कि जो भी ट्रांसफ़र होगा अमाउंट का, वो बैंक टू बैंक होना चाहिए, ना कि किसी ब्रोकर के पास ट्रांसफ़र होना चाहिए पैसे। फिर क्या, हर्षद ने इसमें थोड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने इसमें एक लूप होल ढूंढा। हर्षद मेहता बोरोइंग बैंक को ढूंढते थे, उनसे BR बनवाते थे और कहते थे कि कुछ दिन का टाइम दो, मैं लैंडिंग बैंक को ढूंढता हूँ, फिर ट्रांसफ़र करवाता हूँ मनी। और वहीं दूसरी तरफ हर्षद उन लैंडिंग बैंक के साथ डील करते थे जो अपना पैसा लैंड कराना चाहे, तो वो क्या करते थे कि वो लैंडिंग बैंक से पैसा लेके अपने अकाउंट में ले लिया करते थे और बदले में वो उन्हें सिक्योरिटीज़ दिलाने का वादा करते हैं। ये करना एक इलीगल प्रोसेस था आरबीआई के खिलाफ, क्योंकि आरबीआई के हिसाब से कैश ट्रांसफ़र बैंक टू बैंक होना चाहिए था। लेकिन हर्षद मेहता क्या करते थे कि जो भी लैंडिंग बैंक का पैसा होता था वो उन्हें स्टॉक मार्केट में लगाते थे। उस समय तक हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का किंग बन चुका था, द बिग बुल बन चुका था। वो जिस भी शेयर में अपना पैसा लगाता था वो शेयर एकदम आसमान की ऊंचाइयों को छू पड़ता था। हर्षद यहाँ 2 गेम खेलते थे।
पहला, या तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, एग्जिट ले लें और पैसा बोरिंग बैंक को दे दें, नहीं तो किसी तीसरे बैंक को पकड़ें और उनसे पैसा लेके उस दूसरे बैंक को दे जिसको वो देना चाह रहे थे। इस तरह के लूप होल को हर्षद चलाते रहते थे। बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाकर प्रॉफिट बुक करना और ओरिजिनल पैसा बैंक को देना, अपना प्रॉफिट हटा के, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन जब हर्षद ने बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक में सेटिंग करके फर्जी BR लेना शुरू कर दिया, इन फेक रिसिप्ट को दिखाकर जब लेंडिंग बैंक से पैसा लेते थे और उसे स्टॉक मार्केट में लगाते थे। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ हर्षद ही करते थे, ऐसे बहुत से ब्रोकर थे जो ये काम करते थे, लेकिन वो ये काम करते थे बहुत छोटे स्केल पे। हर्षद मेहता इनसे 2 स्टेप आगे थे, ये बहुत ही लार्ज स्केल में करते थे इसको। बैंकों का पैसा इलीगल आता रहा स्टॉक मार्केट में, प्राइस बढ़ता रहा। उस समय सेंसेक्स का भाव 4 गुना 5 गुना हो गया था। हर्षद ने बहुत पैसे कमाए। हर्षद का शौक था बड़ा घर, बड़ी कारों का। हर्षद मेहता अपने दिखावे के चक्कर में सबके नज़रों में आना शुरू हुए। जब टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तब सामने आया ये बड़ा स्कैम। हर्षद बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाकर उसे मैनिपुलेट करते थे। कहा जाता है ये स्कैम लगभग 4000 करोड़ का था। सभी अथॉरिटी उनके पीछे पड़ गई थी, जैसे पुलिस, CBI, ED की। इतने पैसे कहाँ से आते थे, कहाँ से ला रहे हो इतने पैसे। हर्षद पर बहुत से केस हुए, कुछ केस में वो बरी भी हुए तो कुछ केस में वो फंसे भी रहे। हर्षद मेहता ने अपने आप को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पर भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैंने इनको 1 करोड़ की रिश्वत दी है, लेकिन ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाया। ये वो दिन था जब 31 दिसंबर 2001 को पूछताछ के लिए जब हर्षद मेहता को जेल में बुलाया गया था, तब इसी दरमियान उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। इस स्कैम को एक्सपोज करने में टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचिता दलाल का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिन्होंने इस स्कैम को 1992 में एक्सपोज किया था।